बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस का मामला जो आजकल मौजूए बहस है, जिसको अपोजिशन भी लेकर काफ़ी एहतजाज कर रही है, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत भी इसका मुकाबला अच्छे तरीके से कर रही है। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो फॉरेन फंडिंग केस में फंस जाएंगी। असल में बात जानने की यह है कि फॉरेन फंडिंग है क्या, उस फॉरेन फंडिंग के मुकाबले में सजा क्या हो सकती है, फॉरेन फंडिंग के लिए कौन कौन से जराए पेश करने पड़ते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब तक क्या डिटेल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हैं और दीगर जमातों ने क्या जमा करवाई हैं। तो जब एहतजाज हुआ अपोजिशन की जानिब से, तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जमातों को नोटिसेस जारी कर दिए हैं, जिनमें पीके मैप भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI फे, दीगर जमातें जितनी भी पार्लियामेंट में हैं, उन सबको नोटिसेस जारी करके जवाब मांगा गया है कि तमाम के तमाम सरबराहान आए और फंडिंग के हवाले से जराए पेश करें। यह वो बात हो गई कि नमाजें बख्शवाने गए तो रोजे भी गले पड़ गए। तो ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन के लिए यह क्या कोई मुश्किल है? अगर मुश्किल नहीं है तो फिर क्या वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल है? आने वाले दिनों में फॉरेन फंडिंग को लेकर महाज कितना गर्म होने वाला है, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक हबीब साहब, फॉरेन फंडिंग का केस जब स्टार्ट हुआ तो ममनुआ फंडिंग से था, फिर फॉरेन फंडिंग की बातें सुनने में आने लगी, फिर आपकी हुकूमत पे ये इल्जाम आने लगा कि आपकी हुकूमत ने ही दरखास्त की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि इसको खुफिया रखा जाए, इसकी जो पेशी है। लेकिन आज वजीर आजम ने कहा है कि ओपन समात कर लें। तो आपकी नजर में अपोजिशन इसमें फंसेगी, आप फंसेंगे, या कुछ भी हासिल हुसूल नहीं निकलेगा? देखें, बात यह है, मैं तो आज वजीर आज़म साहब की बात करूंगा। देखें, हमेशा इमरान खान साहब ने शफाफियत की बात की है, मेरिट की बात की है, और आपके इल्म में होना चाहिए कि हनीफ अब्बासी साहब 2016 में केस लेके गए बनी गाला के घर के ऊपर और अकबर एस बाबर की उसी पिटीशन को कॉपी पेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट ले गए। ये दो केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगे। इमरान खान साहब ने अपने केस में बनी गाला के केस के अंदर 40 साल कमाई का रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए, अपनी कमाई को जस्टिफाई किया। ना वो वजीर आजम थे, ना वो वजीर आला थे, ना वो कभी मिनिस्टर्स रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले एक हाई बार सेट की, अपना हिसाब दिया। जब हनीफ अब्बासी केस का इस फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, तो वो ये कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 15 है, जो ये कहती है कि अगर कोई पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी है, यानी कि वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ कोई और किसी गवर्नमेंट का एजेंडा लेके काम करती है, तो उसके खिलाफ रेफरेंस वफाकी हुकूमत बनाती है। और वफाकी हुकूमत उस वक्त मुस्लिम लीग नून की थी, और वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है 15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन ना इन्होंने कोई केस बनाया, ना ये वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस लेकर गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक और हुक्म देती है, वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म देती है कि आपका आर्टिकल 6(3) पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का ये कहता है कि अगर कोई पार्टी ममनुआ फंडिंग लेती है, तो उस ममनुआ फंडिंग को पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 13 है, जिसके तहत आपको तमाम पार्टीज को अपनी आमदन, अखराजात और उसके जराए यानी सोर्सेज, असासे और लाइबिलिटीज बताना जरूरी होती हैं, और उनको आप अपने ऑडिटर से सर्टिफाई करवाते हैं। वो हर साल तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाती थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पिछले 2013 से 2018 तक यानी 5 साल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी करें, जांच पड़ताल करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया। उनके फाइनेंस विंग ने रिपोर्ट दी, जिसपे उन्होंने पाकिस्तान की 19 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने इंतखाबी निशानात हासिल किए हुए हैं कि वो आए 24 फरवरी को और आकर अपने जो उनके खाते इन्होंने जमा करवाए हुए हैं उसका हिसाब दें, उसकी स्क्रूटनी दें। तो अच्छी बात है, ये एक सिलसिला चल पड़ा, और वजीर आजम साहब ने बड़ी खुल के बात की कि इसकी ओपन हेयरिंग करें, पार्टी चेयरमैन को बुला के हेयरिंग करें, ताकि ये अपने फंड्स को जस्टिफाई कर सके। एज ए पीटीआई के तौर के ऊपर हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली जमात हैं आज मुस्लिम लीग नून के तर्जुमानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उनका कहना है कि ये इल्जाम इन पे था, इन्होंने बड़े तरीके से हम सबको फंसा दिया और सबको इसमें ले आए ताकि केस तवील हो जाए, लंबा हो जाए और ये किसी तरीके से बच जाए।
नहीं देखें, मैं तो ये कहता हूं कि चलें बाकियों को छोड़ देते हैं। ये आप ऐसा करें, छोड़ देते से मुराद ये तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा ना। जो इनको चैलेंज कर रहा हूं, जब से स्क्रूटनी कमेटी बनी है उसी दिन से पीटीआई का भी वो जांच पड़ताल कर रही है, 2018 से पीपल्स पार्टी की, नून लीग की भी। ये तीनों केसेस स्क्रूटनी कमेटी के सामने एक वक्त में आए थे। मैं ये इनको चैलेंज करता हूं कि हम अपना रिकॉर्ड रख लेते हैं, आप अपनी गुमशुदा रसीदें ढूंढ के ले आए को कतरी खातर, ले आए को चाली जाली ट्रस्ट डीड जो आपके पास पहले भी इस किस्म की कार्रवाइयां आप डालते रहे हैं, आए आके बैठ के फैसला करवा लेते हैं। तीनों जमातें अपना ओपन मीडिया के सामने हम हेयरिंग करवा लेते हैं, टॉप ऑडिटर्स को बिठा के चेक करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, पता चलेगा कि अरबों रुपए की रकूम जो है वो किसने ली हुई है। और बात यह है कि ये हमें किस मुंह से फॉरेन फंडिंग का ताना देते हैं। ये राना अजीम साहब, आप बहुत देर से सियासी मामलात को कवर करते हैं और आपका एक बड़ा लंबा सहाफी तजर्बा है। ये बेनजीर भुट्टो ने मसाके जमहूरियत के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम है रिकंसिलेशन, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड दी वेस्ट। बात बाबर साहब की है, उनके मौकिफ को लेकर फिर ज्यादा उछाला जाता है कि बानी रुकन में से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घर का ही भेदी है, वही बात करेगा तो उसकी बात में ज्यादा वजन है। आप क्या समझते हैं कि अकबर एस बाबर साहब का ये मौकिफ किस वजह से? देखिए, बात यह है, अकबर एस बाबर को हमने अपनी पार्टी से निकाला हुआ है, उनको पार्टी से जो है वो फारिग किया हुआ है। आप देखें कि वो तो भगोड़े हैं, वो तो अपने एक पर्सनल वेंडेटा के ऊपर जो है इंटरनेट से जो है वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके चले गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हमने अपना तमाम पैसा जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा है, जो इस मुल्क को सालाना 22 अरब डॉलर देते हैं, जो इंशाल्लाह इस साल 28 अरब डॉलर होगा। और वो पैसा पीएमएलएन की तरह हुंडी, हवाला या जाली अकाउंटों से नहीं आया हुआ। उस पैसे का एक एक पाई का रिकॉर्ड मौजूद है, उसके नाम मौजूद हैं, पैसे देने वालों के नाम मौजूद हैं। अकबर एस बाबर साहब आज क्यों भागे हैं? 80 हेयरिंग्स के बाद आज इनको पता चला है कि स्क्रूटनी कमेटी, जब खुद कहते हैं, राणा साहब एक मिनट, राणा साहब एक मिनट, राणा साहब एक मिनट प्लीज, मुझे कंप्लीट जुमला कर लेने दें। मैं ये कह रहा हूं कि 80 हेयरिंग्स के बाद अकबर एस बाबर को आज याद आया है कि स्क्रूटनी कमेटी जो है वो उनकी बात नहीं सुन रही। उन्होंने तमाम बातें सुनी हैं, बेशुमार मौके दिए हैं और उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी कमेटी के दौरान दिखाए हैं। उसके ऊपर अकबर एस बाबर ने जो जो सवालात उठाए उनके हमने जवाबात दिए, हमने रिकंसाइल करवाई, तमाम चीजें अपनी बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल करवाई। हम कहते हैं इससे और कड़ा हमारी जांच, लेकिन मैं इनको झूठा सियासी बयानिया नहीं बनाने। साहब ये मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों कहते हैं कि जो खराबी हुई किसी जगह एजेंटों की वजह से हुई है, एजेंटों ने कोई खराबी पैदा की है? ये कौन एजेंट थे, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? राणा साहब, वज़ीर आज़म साहब ने किसी एक जगह नहीं कहा कि कोई खराबी हुई है या एजेंटों की वजह से हुई है। वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो यूएस के अंदर अगर हुई है तो एजेंटों की जिम्मेदारी है, जमात का ताल्लुक नहीं है, ये जो लफ्ज़ था। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करिए देता हूं। देखें, बात यह है कि अमेरिका के अंदर अपने कवानीन हैं, वहां से अगर आपने किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपने घर वालों को भी कोई पैसा भेजना है तो वो पहले उनकी अथॉरिटीज को बताना पड़ता है कि इस मकसद के लिए जा रहा है, फिर वो आपका पैसा जो है वो क्लियर होके आता है। इसी तरीके से अमेरिका में कानून राइज है कि अगर आपने किसी सियासी जमात के लिए फंड रेजिंग करनी है तो वहां पर फारा के अंदर आप अपने आप को दर्ज करवाते हैं। फारा में तमाम रिकॉर्ड हम देते हैं ताकि उनके कवानीन है कि पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल ना हो, टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इस्तेमाल ना हो, और बेशुमार कवानीन है जिसको रोकने के लिए उन्होंने फारा रजिस्ट्रेशन का एक्ट रखा हुआ है 1938 का। हमने पैसा वहां से अमेरिका में मेंशन करके ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए यहां पर लेकर आए हैं और वो बैंकिंग चैनल से आया है। वो बैग में डाल के, टीटियां लगवा के, हुंडी लेके, किक्स बैक्स लेके, ठेकेदारों से कमीशनें लेके अकाउंटों में नहीं डलवाया गया जिस तरह शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इनकी अपनी पार्टी अकाउंट से वो चीजें निकल के आ रही हैं। हमारा बिल्कुल हरगिज ऐसा कोई मामला नहीं है। जहां तक एजेंट की बात होती है, एजेंट भी पाकिस्तानी है, ठीक होंगे, लेकिन एक सियासी जमात को भेजना तो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी पे इल्जामात लग रहे हैं। देखें, उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 आपको कहता है, इवन इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो भी आपको कहता है कि आप किसी इनफरादी शख्स से, पाकिस्तानी नेशनल से, ओवरसीज पाकिस्तानी से जो नाइक ऑफ होल्डर है उससे पैसा ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहले तो ये तय कर लेते हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं ये हमारा असासा है या नहीं है। इनके 22 अरब डॉलर जिससे हमारे मुल्क की इकॉनमी चलती है, जिससे हमारा डॉलर तगड़ा होता है, रुपया मजीद डी वैल्यू नहीं होता, उनके वो 22 अरब डॉलर तो हमें बड़े अच्छे
अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वो अपनी किसी पसंद की पार्टी को फंड कर देते हैं तो उसके ऊपर किस बात का एतराज है? भाई कानून उसकी इजाजत देता है, कानून की वो शिकें आप पढ़ें, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको एजुकेट कर देता हूं, वो रेलिवेंट शिक भी मैं आपको बता देता हूं, उसको आप पढ़ लें, उसको चेक कर लें, मेंबर फी एंड कंट्रीब्यूशन को पीपीओ की आर्टिकल 6(5) की उसको पढ़ लें, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। दूसरी बात ये बता दें कि कब तक फैसला मुतवक्के है? ये जो आपने भी आज कह दिया बाकी सियासी जमातों को बुलाया जाए, उनको बुला लिया गया है, आपका फैसला कब तक मुतवक्के है और बाकी सियासी जमातों का फैसला भी कब तक मुतवक्के है? और क्या वाकई तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग हुई है कि नहीं हुई? देखें राणा साहब, पहले तो कैटेगोरिकली बड़ा वाज़ेह है, ना पीटीआई को भारत से ना इसराइल से कोई फंडिंग हुई है। तो ये कौम को बताने की जरूरत नहीं है। जिंदाल की दोस्तियां किससे सी, मोदी ताजियतों के खत किसको लिखता है, कौन किसके घर मोदी आता था, किसके हलफनामों पे मोदी के जाते थे यहां से, मियां साहब रियासत मुखालफ बयानिया किसका है, मुल्क दुश्मन बयानिया किसका है, ये सबको पता है। बार बार बताने की जो है वो जरूरत नहीं है, लोग बड़े बाशाऊर हैं। दूसरी बात यह है कि इसके फैसले के हवाले से मैं तो कहता हूं कि इस फैसले को जल्द से जल्द फैसला करें और पहले जो है जिनके केसेस पहले चल रहे हैं आप उनका फैसला कर दें। अभी 2013 से 18 का तो आपने करना है ना फैसला, तो पीएमएलएन का तो 2013, 14, 15 के अकाउंट्स का तो ऑलरेडी स्क्रूटनी चल रही है, मजीद उसमें जो है वो 16, 17, 18 ऐड कर दीजिएगा। फैसला आना चाहिए। वज़ीर आज़म भी ये कहते हैं कि ओपन समाअत होनी चाहिए, लेकिन इल्जामात आप पे क्यों लगते हैं कि आप ही ने खुफिया रखने के लिए और डिले के लिए बार बार दरखास्तें दी थी? देखें जो लोग इल्जामात लगाते हैं वो इल्जामात दर इल्जामात लगाते हैं, और वो लोग वो इल्जामात लगाते हैं जिन्होंने ये कहा था मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई जायदाद नहीं है। बाद में खुद एक टीवी शो में कहा कि मेरी तकरीबन 1 अरब रुपए की जायदाद जो है वो मेरे नाम पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस किस्म के झूठ अक्सर बोलते रहते हैं। कल भी उन्होंने एक झूठ बोला जो बैरी शनैप के नाम से आके उन्होंने झूठ बोला, तो उनके मैं हकीकत बता देता हूं कि आसिफ चौधरी साहब हैं जो कि वहां पर इमिग्रेशन लॉयर, उन्होंने वहां से वो पैसे $200 भेजा, वो $200 और $750 जो 2012 में दिया था उन्होंने, आप कहते हैं 2012 का $1000 से हमने को मुल्क दुश्मन एजेंडा टो कर दिया पकड़ के, यहां हमने को 2018 में इलेक्शन जीत लिया 6 साल पुरानी फंडिंग के साथ, और वो भी ओवरसीज पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान बैरून मुल्क पाकिस्तान नहीं है जो खून पसीना एक करके दिन रात एक करके 16-16 घंटे काम करके अपने पीछे घर वालों का भी जो है वो पेट पालते हैं और इस मुल्क को डॉलर की शक्ल में रेमिटेंसेस भेजते हैं। आप तो डॉलर मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, आप फॉरेन फंडिंग का ताना कैसे देते हैं? आपकी तो सारी पार्टी फॉरेन में है। फर्क साहब जरा सियासी हालात की तरफ आ जाए। सुना है कि पीडीएम में शामिल को 2-3 जमातें हैं जिनके रहनुमाओं की आपके स्पीकर से या आपके कुछ अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं और तौर भी शुरू हो गई है। आप चेक करें कि कौन कौन से लोग हैं इनके जो गायब हो जाते हैं जब बिल देने में, वोट देने की बारी आती है, आपको पता चल जाएगा कौन कौन राब्ते में। तो फरूख हबीब साहब, क्या उम्मीद है अब की बार सेनेट इलेक्शन में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमोबेश कितनी सीटें हासिल कर लेगी और उसमें दीगर अपोजिशन जमातों के कुछ अराकीन का भी हाथ होगा? आपने किस में बात की? सेनेट की बात कर रहे हैं? सेनेट इलेक्शन, जी जी। देखिए सेनेट इलेक्शन के अंदर तो जिस की जहां जहां के ऊपर जो अक्सरियत है उस तनासब से जो है वो तमाम पार्टीज को जो है वो सीटें मिलेंगी। और हमने तो यहां से भी भाग गए ना, ये इस बात से भी, एक तरफ ये कहते हैं धांधली हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान जमा करवाते हैं तो वहां कहते हैं नहीं जी सीक्रेट रखें, छुपा के रखें। एक तरफ ये कहते हैं जी हमारे लोग खरीदो फरोख्त हो जाते हैं, जमहूरियत की वो चलाए ना पुराना इनका बयान जिसमें ये कहते थे चेयरमैन सेनेट के वोट के बारे में 14 लोग जब इनके अपने गायब हो गए, उन्होंने ज़मीर की आवाज को सुन लिया, उन्होंने अपनी क़यादत की बात को नहीं सुना क्योंकि उसके अंदर कोई वजन नहीं था। तो ये चेक करें ना कि वो लोग जो है अपनी ज़मीर की आवाज सुनने वाले थे। तो अब भी मैं समझता हूं कि हमें वाज़ेह बरतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट में मिलेगी और वो हमारा मैंडेट है। फरूख हबीब साहब, पिछली दफ़ा सेनेट के इलेक्शन में केपीके से आपके कुछ लोग जो हैं जिनको पार्टी ने फारिग भी किया, ये एक नई रवायत डाली और बड़ी अच्छी रवायत थी, किसी सियासी जमात ने ऐसा नहीं किया। तो बहुत से आपके जो अरकान थे वो जो चंद सामने आए उनको फारिग कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई। कहीं अब भी यही खदशा तो नहीं था जिसकी वजह से अब चाहते थे कि ओपन बेल्ट जो है वो इलेक्शन होना चाहिए?
देखें, बात ये मैंने पहले आपको कहा कि हम वो पहली जमात हैं जो इंतखाबात में ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत लाने की बात करती हैं। आप देखें, क्रिकेट के अंदर भी सबसे पहले न्यूट्रल एम्पायर इमरान खान साहब लेकर आए थे ना, ठीक है। बात ये है कि अब भी हम ये कहते हैं कि जितनी शफाफियत बनाई जाए। देखें, ये कितनी बुरी बात है, कितना गलत तासुर जाता है कि मुंतखब नुमाइंदगान की जब बोलियां लग जाती हैं और वो अपना ज़मीर बेच देते हैं, तो फिर उनकी क्या क्रेडिबिलिटी, क्या हैसियत हमारी पार्लिमान की रह जाती है। तो वज़ीर आज़म साहब ने तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बड़ी सोच को सामने रखते हुए, बड़े विजन को सामने रखते हुए बात की थी, लेकिन आगे से फिर आप देखें जैसा रिस्पांस नजर आया, ये नहीं चाहते, ये बेनिफिशरीज हैं, ये खुद धांधलियों के बेनिफिशरीज हैं, ये खुद खरीदो फरोख्त के बेनिफिशरीज हैं। आज भी इनके जहन में छांगा मांगा लगा हुआ है, आज भी इनके जहन के अंदर जो है वो IGI वाले पैसे फंसे हुए हैं, ये वही काम चाहते हैं। लेकिन हमने तो देखा पिछली बार भी झाड़ू फेर दिया था, हमने इंतखाबात से 3 माह कबल अपने 20 लोग फारिग किए थे। कशीदगी की सियासत को खत्म करने के लिए और पार्लियामेंट को हलाल करने के लिए मौलाना फजल रहमान को मिलकर एक सेनेट सीट दे, उन्हें सेनेट में लेकर आए, ताकि बाहर की लड़ाई जो है वो अंदर आ जाए और अंदर ही बैठ के आप करें। देखिए, बात यह है कि फजल रहमान साहब ने तो आपने बिल्कुल, वो एक कहते हैं ना, वो कह रहे थे जी मैं पिज़्ज़ा मिस कर रहा हूं या मैं चाय मिस कर रहा हूं। वो हमेशा खाने पीने की चीज़ों को काफ़ी मिस करते हैं और खाने पीने की उनको पुरानी आदत पड़ी हुई है। आप देखें ना कि पूरा खजाना ही हजम कर गए कि DI खान में प्रॉपर्टियां निकल आई, चक शहजाद के अंदर प्रॉपर्टियां निकल आई। अब तो जो है वो फजल रहमान साहब को इलेक्शन कमीशन में अपने चंदे की रसीदें भी दिखानी पड़ गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और वो बहुत सारी जगहों में अंदर जाएंगे, वो आपको पता चल जाएगा। फरूख हबीब साहब, एक आखिरी सवाल। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाना में यह कहा कि हम नाम नहीं ले सकते उन ममालिक के जिन्होंने फंडिंग की है अपोजिशन जमातों को, जो अब अपोजिशन में हैं। उन ममालिक के साथ हमारे रवाबित हैं, हम नाम नहीं पूछते। क्या उन ममालिक ने कोई खास हुकूमत गिराने के लिए फंडिंग की थी? देखें, बात यह है, वो तो एक बहुत सारी चीज़ें पता हैं, सबको पता है, और आप मेरे मुंह से क्यों पूछना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूं कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने तमाम खारजा पॉलिसी के अंदर अपने तमाम ममालिक को जो है साथ लेके चलें, और इंशाल्लाह हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन माजी में जो होता रहा, जहां जहां से फंडिंग आती रही, वो काफ़ी इंटरव्यूज़ जो हैं वो वाकफाने हाल के आपको यूट्यूब पे, गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आने वाले दिनों में बेहतरी क्या होगी, इस मैकेनिज्म में बेहतरी का इंदिया दे दें? नहीं, देखें, बेहतरी तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। इकोनॉमिक टेक ऑफ हो गया है, सनतें लग रही हैं, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, रोजगार के मौके जो है वो पैदा हो रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर जो है वो हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं, इतनी तेजी से हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, नई डिमांड आ रही है वहां से। और अभी आप देखेंगे कि यूनिवर्सल सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो मिलने जा रहा है पंजाब और KPK की तमाम आबादी को, जहां जहां हमारी हुकूमत है। तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक जो है वो आवाम के लिए रिलीफ के इकदाम हमने कर दिए। हाउसिंग सेक्टर में काम शुरू करवा दिया वज़ीर आज़म साहब ने, हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी बेहतरीन इक़दाम हो और ऑपोजिशन का मौक़िफ़ कमजोर हो, आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस पर। फॉरेन फंडिंग केस से सियासत में एक नई हलचल मच चुकी है। ऑपोजिशन जो इस वक्त मुतहर्रिक है, जिन्होंने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक एहतजाज भी किया और यादाश्त भी जमा करवाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और यह बात की गई कि अगर स्क्रूटनी कमेटी फैसला नहीं कर सकी तो फिर स्क्रूटनी कमेटी भी तब्दील कर दी जाए। मुहर्रिकात जो है उस पर वफाकी हुकूमत भी बात कर रही है। वफाकी हुकूमत कहती है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो ऑपोजिशन के लिए खतरा बन जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन वफाकी हुकूमत के लिए खतरा करार दे रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओपन समात का भी मुतालिबा कर दिया है कि तमाम जमातों के सरबराहों को बिठाया जाए और फिर फॉरेन फंडिंग केस की समात की जाए। तो इसमें जो डेवलपमेंट होगी और सियासत पे इसके जो असरात पड़ेंगे, उसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, कल PDM ने एक बड़ा एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, तो क्या आप ये समझते हैं कि PDM का ये एहतजाज फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कोई पेशरफ्त ला पाएगा? पहली गुजारिश तो यह है कि जब हमने एहतजाज अनाउंस किया, मुतालबे तो हम बहुत अरसे से कर रहे थे, जब एहतजाज अनाउंस किया तो स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो गई, नोटिस हो गए, और उसके नतीजे में
7 साल के बाद पीटीआई ने तस्लीम किया, वो कहते रहे 7 साल या 6 साल के जी हमारे अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है, हमने कोई इलीगल फंडिंग नहीं ली, और हमारे उस दबाव के नतीजे में अब उन्होंने ये प्रियम्पटिव एक तस्लीम किया कि हाँ हमसे गलती हुई, लेकिन वो हमारी नहीं है बल्कि हमारे एजेंट्स की है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के कल सामने जाने से जो हमने यादाश्त जमा कराई, इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला किया कि वो डेली बेसिस की बुनियाद पे हर हफ्ते में तीन दिन के लिए इस केस की समाप्त करेंगे, और उससे जो भी फैसला होगा हम जल्द अज जल्द इसका फैसला करने की कोशिश करेंगे। तीसरी, हम समझते हैं कि अगर खान साहब ये समझते हैं कि सारी जमातों की, तो हमारे इनके खिलाफ तो इनकी अपनी जमात के फाउंडिंग मेंबर जो अकाउंट्स को डील करते थे, जो घर के भेदी थे, वो इलेक्शन कमीशन में गए थे। हम तो इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि आप फैसला जल्दी कर दें, ये 7 साल से आप इस केस को दबाए बैठे हैं। हमारे खिलाफ इनका एक बंदा गया जो बेसिकली पानी गजरा करने के लिए, ताकि बहस फिर जाए कि बाकी जमातें भी शामिल हैं, हम तो हैं ही लेकिन बाकी लोग भी हैं, लेकिन हमें उससे कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल जिस जमात के ऊपर, भले मेरी जमात के ऊपर भी है, जिस जमात के ऊपर ये इल्जाम है या एतराज है तो उससे फॉरेन फंडिंग ली है, इलीगल मनी ली है, उसको बिल्कुल अकाउंट जमा कराने चाहिए, उनको जवाब देने चाहिए, और फिर अगर साबित नहीं हो सकता और उनके खिलाफ केस प्रूव होता है, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन खान साहब का केस तो 7 साल से पड़ा हुआ है ना, इनका केस तो ऑलरेडी बहुत सारे सबूत जमा हो चुके, आलमी इदारों से आ चुके, अकबर बाबर साहब दे चुके, स्टेट बैंक दे चुका। हम तो सिर्फ ये कहने गए थे कि जनाब इस केस को इसकी तरफ तवज्जो दीजिए, वो शुरू हो गया, बाकी जिसके खिलाफ है वो सबके खिलाफ होना चाहिए। कायदा साहब, आपके जाने से केस की समाअत शुरू हो गई, हफ्ते में 3 दिन हो गया और बाकी मामला भी हो गया, क्या आप इसको कंटिन्यू चेक करते रहेंगे, दोबारा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जाएंगे, मजीद कोई एहतजाज करेंगे, या आप इससे मुतमिन है कि जो आप चाहते थे वो होना शुरू हो गया? देखिए ना, हमारी ख्वाहिश कोई ये तो नहीं है, हम तो ये मुतालबा नहीं कर रहे कि आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दें, हम ये मुतालबा तो नहीं कर रहे आप इनको सजा दे दें। हम तो ये कह रहे हैं कि केस को सुनिए और इसका इंसाफ के मुताबिक जो फैसला करना है कीजिए। इसलिए कि अब तो पीटीआई खुद तस्लीम कर चुकी कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हमने गलतियां की हैं, लेकिन हम आइंदा जाएंगे, अल्लाह न करे इसकी जरूरत हो, हमें तवक्को है कि नहीं होगी, अगर जरूरत हुई तो बिल्कुल जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उसकी जरूरत न पड़े। खैरा साहब, वफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान है वो बारहा आवाम तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40,000 अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में दी हैं, जबकि ऑपोजिशन अभी तक एक अकाउंट की तफसील नहीं दे सकी। तो आवाम तक सच्चाई पहुंचाइएगा। देखिए, गुजारिश है कि हमारे अकाउंट हर साल, ये याद रखिए, मैं मीडिया को कल से कह रहा हूँ, इस बात को, इस प्रोसीजर को समझिए, हर जमात के ऑडिटेड अकाउंट टोटल हर साल जमा होते हैं, वो उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होते हैं, उनको किसी ऑडिट कंपनी ने सर्टिफाइड किया होता है, वो प्रिपेयर्ड होते हैं, उसको सेक्रेटरी जनरल जो साइन करते हैं, वो हर साल हमारे रेगुलरली जमा होते हैं, वरना जमातों की मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है। हमारे ऊपर एतराज पीटीआई के एक मेंबर ने खड़ा किया ताकि हमें भी शामिल वाजा करे, हमें कोई एतराज नहीं है, बिस्मिल्लाह, हमने तो नहीं कहा कि क्यों एतराज किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि इनके अपने घर के भेदी ने जो अकाउंट्स को डील करते थे, जिन्हें सारा पता था कि कहां से कितना फंड आया, कहां गया, जो 40,000 अकाउंट्स का ये जिक्र कर रहे हैं, वो इन्होंने 40,000 लोगों के शायद नाम लिखे हैं कि इन लोगों ने हमें इतने पैसे दिए थे। बार बार इनसे सवाल होता है कि उसमें कितने वो लोग हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं, उनकी नेशनलिटीज क्या क्या है, क्या कोई फॉरेन कंपनी है, क्या कोई फॉरेन किसी मुल्क की जमात है, उसका जवाब नहीं दे रहे। ये गोल गोल जवाब देकर उसमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के पास सारा कुछ है और हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका फैसला जल्द कर देगा। कायदा साहब, क्या आपके पास आखिरी ऑप्शन इलेक्शन कमीशन, या आप समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा इसको तमाम पीडीएम जो है मंजूर करेगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन के फैसले पे हमें एतराज हुआ तो अगले फोरम मौजूद हैं, हम उन फोरम्स पे चले जाएंगे। अगर पीटीआई को एतराज हुआ वो चले जाएंगे।
लेकिन यहाँ से तो निकले ना। ये तो मैं नहीं कहता कि हम उसको तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो फैसला आएगा तो देखेंगे। लेकिन ये बात बहरहाल होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन तो इसको खत्म करे। उसके अगला फोरम सुप्रीम कोर्ट भी है, बाकी इदारे भी हो सकते हैं, वो तो हमारी लीगल टीम उस फैसले को देखने के बाद फैसला करेगी। कायरा साहब, ये तो हो गया फॉरेन फंडिंग केस, ये तो इसका रिजल्ट अल्लाह करे जल्द अज जल्द आ जाए ताकि जो भी फैसला सामने आए। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं पंजाब में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार देगी, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर चलेगी या कोई और हिकमत अमली होगी? देखिए, हमारे पास इतने उम्मीदवार इतने नहीं है वोट के हम अपना उम्मीदवार दे सके, लेकिन उसके लिए कोई जॉइंट मुश्तरका हिकमत अमली क्या होती है ये फैसला हमारी जमात करेगी। पार्टी लीडरशिप मुस्लिम लीग के साथ बैठ के करेगी कि हमने जॉइंटली कैंडिडेट फाइल करने हैं या पार्टी ने क्या फैसला करना है, वो मेरे लेवल पे तो फैसला नहीं होगा। लेकिन हम ये कहें कि हम अपना कैंडिडेट फाइल करेंगे, हमारे पास इतने वोट नहीं है कि हम वहां से ये सीट हासिल कर सके, लेकिन जो भी पार्टी फैसला करेगी वो हम उसके पाबंद होंगे। कायरा साहब, आपको मालूम होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेशतर इजलासों में गैर हाजिर रहे, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर बातें उठती हैं, नुकात बनते हैं और उसे मुद्दा बना लिया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये वाकई इख्तलाफात हैं या फिर इन खबरों की किसी तरीके से तरदीद हो सकती है? इसकी गुजारिश यह है कि कोई तरीका हमें बता दे मीडिया, सारा मीडिया, जिसको हम अडॉप्ट करके आपकी तसल्ली करा दे कि हम सारे इकट्ठे हैं। क्योंकि हम तो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि तहरीकों में जमातों की अपनी अपनी मसरूफियात भी होती हैं। हर मीटिंग के अंदर, हर जलसे के अंदर, हर एहतजाज के अंदर सारी क़यादत का होना जरूरी नहीं होता, पॉसिबल भी नहीं होता। फर्ज करें हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी, मरियम बीबी यहाँ थी, मौलाना ने उनको इन्वाइट कर लिया, बाकी स्टीयरिंग कमेटी के हमारी जमात के मेंबरान भी, बाकी जमात के मेंबरान भी गए। उससे ये एतराज उठ गया जी कि बिलावल साहब को क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं आए, हालांकि वो तो उस कमेटी के मेंबर ही नहीं है। हमारे मेंबर शरीर रहमान साहब और राजा परवेज अशरफ साहब उसमें गए। इसी तरह जो हमारा ये फेज था इस जलसे के अंदर, बिलावल साहब क्योंकि पहले से सखर में और उमरकोट में उनके मीटिंग अरेंज थी जो ऑलरेडी प्रायर होती है, पहले महीना पहले आपके तय हो जाते हैं, फिर तो उसमें उन्होंने जाके सखर में लेबर कॉलोनी है बहुत बड़ी, जिसके वो जो हैं क्वार्टर्स या वो रिहाइशें जो हैं वो लेबर के हवाले करनी थी, वो वहां गए, उमरकोट गए, उस पर वो आ नहीं सकते थे। कल हमारी तरफ से राजा परवेज अशरफ साहब, नैयर बुखारी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब जो डबल पी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं खुद मौजूद था पंजाब के सदर के तौर पे, हमारे बाकी सारे हमारे कारकुन मौजूद। कायरा साहब जिस तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर से मरियम बात करें, मौलाना फजलुर रहमान अपनी जमात से बात करें, तो पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी बात करें तो उनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, और जब वो नहीं होते तो फिर ये सवाल उठता है। इसलिए ये सवाल पूछा गया था, क्या आइंदा जो आने वाले बहुत सारी जगहों पे मरियम बीबी नहीं गई या नहीं जा सकेंगी, बहुत सारी जगहों पे मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं गए या नहीं जा सकेंगे, तो फिर क्या, फिर हम भी यही कहेंगे कि इख्तलाफ पैदा हो गया। मैं अर्ज कर रहा हूँ आप लोग इस बात को जरा गौर करें, वो तो लीडर है ना, उनकी अपनी मसरूफियात है, आप और मेरी इतनी मसरूफियात जिंदगी की नहीं है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि 10 लोग किसी या 11 लोगों का एक ग्रुप हो और वो सारे के सारे किसी हर डेट के ऊपर जो डेटें हम तय कर ले, इस महीने में हमने 5 जगहों पर बैठ के हमने मीटिंग करनी है, तो क्या ये हो सकता है कि वो सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हो, उनमें से कुछ आ सकेंगे, कुछ उससे नहीं पहुंचेंगे? जमातों का तरीका ये होता है कि उनकी फिर सेकंड टियर लीडरशिप चली जाती है। हम अगर कल गए, राजा परवेज अशरफ साहब गए, नैयर बुखारी साहब गए, फरतुल्लाह बाबर साहब गए, मैं गया, किसके भी हाथ पे गए, किसको रिप्रेजेंट करने गए, अपनी जाती हैसियत में या पीपल्स पार्टी को, या पीपल्स पार्टी हमें डिसोन कर रही है? तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टी की जो मसरूफियात हैं वो पीडीएम की मसरूफियात से कुछ बाला है। देखिए, एक गुजारिश करूं, ये फैसला आपने नहीं करना, ना हम आपके पाबंद होकर या आपके सवाल के जवाब में करेंगे। ये फैसला तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या वो जमातें करेंगी ना कि किसने क्या करना है, कब जाना है। आप हमें ड्राइव ना करें, जो हमारा लॉजिक है आपने सवाल कर लिया। कायरा साहब, ड्राइव करने की बात नहीं है, किसी भी सियासी पार्टी का जो इकदाम होता है वो अवाम को आगे ही पहुंचाने के लिए या अवाम को पैगाम देने के लिए होता है। मैं बिल्कुल पैगाम दे रहा हूं, ये पैगाम हम परसों से दे रहे हैं, 4 दिन से दे रहे हैं।
ये हुकूमती नैरेटिव है, ये मीडिया का नैरेटिव नहीं है। चले जी, हम मीडिया चले कायरा साहब, हम इससे बाहर निकल आते हैं। अगर आप इसे समझते हैं कि हुकूमती, हम में से कोई हुकूमती तर्जमान नहीं, अगर हम आपको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये सवाल उनकी तरफ से नहीं, ये सवाल देखें जिस तरह बाकी सवाल होते हैं ये भी होते हैं। कह रहे हैं साहब आगे चलते इस पे बात करते हैं। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, पहले तो रुकिए जरा। नहीं मुझे पता है, नहीं ये आपकी मोहब्बत है, हम मोहब्बत में बात कर रहे हैं कायरा साहब, आपसे एक तल्लुक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये काम बुनियादी तौर पे हुकूमत करती रही ना, उन्होंने एक इबाहम क्रिएट किया, हमने उसकी क्लैरिटी भी दी, बहुत सारी वजाहतें दी। अच्छा कायरा साहब, लॉन्ग मार्च की बात होती है, लॉन्ग मार्च, अब जलसों का शेड्यूल आ गया, लियाकत बाग जलसा, उसके बाद जलसे हैं। लॉन्ग मार्च जो है, क्या ये सेनेट इलेक्शन से पहले होगा, सेनेट इलेक्शन के बाद होगा? देखिए, इसकी वजाहत भी कर दी गई, ये भी वजाहत हो चुकी है कि हम 31 तक हमने डेडलाइन दी है, 31 के बाद हम बैठ के फैसला करेंगे, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मोस्ट लाइकली हम सेनेट इलेक्शन तक जो अपने बाकी जलसे हैं, जो सरगोदा में है, जो हैदराबाद सियालकोट में है, सियालकोट में है, फैसलाबाद में है, वो करेंगे। सेनेट इलेक्शन होगा और उसके बाद हम फाइनल मरहले की तरफ बढ़ेंगे। ये तो ऑलरेडी हम शेड्यूल दे चुके। नहीं, ये नहीं आ रहा था कि ये नहीं आ रहा था कि लॉन्ग मार्च कब होगा। अब आपने बता दिया कि लॉन्ग मार्च जो है वो सेनेट इलेक्शन के बाद ही होगा, सेनेट इलेक्शन से पहले जलसे होंगे। अमकान यही है ना जी, आपके सामने शेड्यूल है ना, उस शेड्यूल के बाद अगला मरहला आएगा। कायरा साहब, आप पंजाब की सियासत में बहुत अरसे से सरगर्म अमल हैं, आपने बहुत से अदवार देखे, पीपल्स पार्टी का भी, उससे पहले उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 अदवार भी, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आज वज़ीर आला चीचा वतनी गए, हड़प्पा का भी दौरा किया, वहां के बेशतर मंसूबों का संगे बुनियाद रखा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बात की है कि हमें फख्र है कि 2.5 साल में हम पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं आया। तो मौजूदा हुकूमत में गवर्नेंस के निजाम को बिलखुसूस पंजाब में कैसा देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन के इल्जाम लगते रहे, सियासी जमातों की क़यादत पे सियासी कारकुन, वज़रा, सेक्रेटरी साहबान सारे गिरफ्तार होते रहे, आज तक किसी के खिलाफ करप्शन का केस प्रूव तो नहीं हुआ। ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत सारे केसेस, मैं सारा नहीं कह रहा, बहुत सारे केसेस वो थे जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, जो कि नेगेटिवली मोटिवेटेड थे। वो केसेस अपनी हतमी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये बात याद रखिए, वो कहते हैं जो तैरता है उसी को डूबने का खतरा होता है। इल्जाम उस पर लगते हैं जिसने मैदान में आकर कोई काम करना है। गुलजार साहब बेचारों ने 2.5 साल में किया क्या कि उन पर इल्जाम लगता? उन पर सिर्फ वही इल्जाम था कि वो कुछ नहीं जानते और वो कुछ नहीं कर सकते। अब तो वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि हम तो नालायक ना कहे चले, वो कहते हैं हम ना तजर्बाकार हैं, हमें पता नहीं। कायरा साहब, एक आखिरी सवाल, कल आप स्टेज पर मौजूद थे, महमूद अचकज़ई की तकरीर जिसमें कहा गया कि फतवा जारी करें, अब उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं महमूद खान साहब की उस तकरीर के साथ बिल्कुल नहीं हूँ, वो मुनासिब तरीका नहीं है। दूसरी गुजारिश यह है कि महमूद खान साहब ने जो बात कही उसको इस तरीके से भी कहना चाहिए था, ये उनका हक है, मैं उनके हक से इनकार नहीं कर रहा, वो जिस तरह चाहे अपना बयानिया दें और मैं उस बयानिया का पाबंद नहीं हूँ। लेकिन और वो पीटीएम का बयानिया नहीं है, वो उनका जाती बयानिया है। लेकिन जो बात वो कह रहे थे उसका एसेंस और है, मैं इन लफ्जों के साथ तो नहीं हूँ, एसेंस के साथ जरूर हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के घर में भूख बढ़ रही है, और अल्टीमेटली एक वक्त आता है जब भूख से तंग आए लोग या तो कहत से मरना शुरू हो जाते हैं या वो अटैक करके लोगों से छीनना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए, लेकिन हमें ये बात तेजों से और अपनी तकदीरों में उस तरह नहीं कहनी चाहिए। लेकिन उनका बयानिया है, उनका तरीकाकार है, वो लोगों को इंस्टिगेट करने के हवाले से नहीं कह रहे होंगे, ये मेरी जाती राय है। यानी आपकी जाती राय में पैराए जो है वो बात का कुछ और था, मकसद कुछ और लिया गया, अल्फाज का चुनाव अगर कुछ और तरीके से होता तो फिर मकसद कुछ और जाता। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बात करेंगे सेनेट इलेक्शन में नाराज लीगी रहनुमाओं का पलड़ा किस जानिब होगा। इसी बारे में बात करने के लिए निशात खान डाहा साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की। सेनेट इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है।
जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने भी मेल मुलाकातें की हैं और आपसी रवाबित के जरिए सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जबकि हुकूमत जो है वो ये सोचती है कि अगर अपोजिशन के कुछ अराकीन भी उनके साथ हों तो सेनेट इलेक्शन में मजबूती के साथ जा सकते हैं। बसूरत दीगर भी उन्हें सेनेट इलेक्शन में जाने में कोई उज़र दिखाई नहीं देता। लेकिन जो नाराज अराकीन है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, बिलखुसूस पंजाब के अंदर से, उनका पलड़ा किस तरफ होगा, साथ किसके साथ होगा और आने वाले दिनों में क्या वो हतमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ होंगे, या ओपनली वो फैसला करेंगे कि जब उम्मीदवार सामने आएंगे कि तब किसके साथ होना है। इसी बारे में बात करने के लिए नाराज लीगी रहनुमा निशात खान डाहा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डाहा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डाहा साहब, सेनेट इलेक्शन पे बाद में बात कर लेते हैं, पहले हाल अहवाल बताइएगा कैसे हैं। काफी अरसे से खामोश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये खामोशी जो है ये मसलहत के तहत है या फिर कोई और वजह है? जब आप लोग बुलाते हैं हम टीवी पे आ जाते हैं, कोई नहीं बुलाता तो फिर घर बैठे रहते हैं। खामोशी नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश कर देता हूं कि देखो, इमरान खान ने बड़े खुले दिल से कहा है कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, उसमें ना कोई बेईमानी, ना धोखा, ना खरीदो फरोख्त, ना कुछ। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या मसलहत है कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ओपन ना हो। जब ये ऐसी बात करते ओपन ना हो तो मतलब कि इनके दिल में कुछ है। दूसरी बात यह है कि इनको कैसे यकीन आएगा कि हम नाराज जो हैं हमने इनको वोट दिया, और अगर ये ऐसा शो ऑफ हैंड करा देते तो हमने कहां जाना था, सबको पता चल जाता किसने दिया किसने नहीं दिया। तो इनको कैसे यकीन आएगा कि हमने वोट दिया है कि नहीं दिया? पहले तो इसका फैसला होना चाहिए कि इनको यकीन कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। हो सकता है ये जो 8 है ये इनको वोट दें, और जो वो लोग हैं जो इनके साथ भी हैं और अभी तक खामोश है, हो सकता है वो लोग इनको वोट न दे। तो इसका फैसला कौन करेगा? डाहा साहब, आपने कहा है कि जो 8 हैं, 8 नाराज जो हैं, वो तो आपने एक बात कह दी, आपने कहा कुछ और भी ऐसे हैं जो इनको वोट ना दे। क्या आपके कोई रवाबत है या आपके इल्म में है कोई ऐसे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे? राणा साहब, पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग का, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी ये जो इनके साथ नहीं है वो वोट उधर दे देंगे, हमें ये शक हासिल है। लेकिन ये तो हमें पता है कि हमारा वोट तो इन्होंने मानना ही नहीं है। पहले तो ये फैसला करें ना कि हम जब शो ऑफ हैंड नहीं हो रहा था हम इनको कैसे यकीन दिलाए कि हमने इनको वोट दिया। ये तो सब जो उम्मीदवार जो इन्होंने नामजद किए हैं, उन उम्मीदवारों के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कौन से उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का नाम सामने आया है, साबिक मेयर लाहौर ख्वाजा हसन का नाम सामने आया है, परवेज रशीद हैं। जी, ये मुलाजिम है, ये दोनों इनके घरों के मुलाजिम हैं जी। जुबैर ऐसे तो नहीं टीवी पे बैठ के बोलते, उसका कुछ ना कुछ तो इनको मिलेगा। मरियम साहिबा फोन करती हैं, वो पार्टी की इस वक्त सब कुछ है, और आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आपने वोट देना है, तो क्या आप उनकी रिक्वेस्ट पे मान जाएंगे, वोट देंगे? पहली बात तो ये कि मरियम साहबा ने कहा है कि हमारे 159 के रेजिग्नेशन आ गया, बाकी बच्चा एक, वो मैं हूं। ठीक है ना? तो बाकी वो जो मतलब जितनों ने इनको रेजिग्नेशन दिए, मैं बड़े वसूख से कहता हूं वो इनको धोखा दे रहे हैं। यानी जितने लोग धोखा नहीं दे रहे, वो बाकी 159 धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। इसमें पत्थर पे लकीर वाली बात है, कोई इसमें झूठ नहीं है। आप रिजल्ट देख लेना क्या निकलता है। नहीं, वो रेजिग्नेशन एक सवाल फैसला नहीं ना हुआ, ऐसे ही पीछे हटे हुए हैं। अभी किससे पीछे हटे हुए? इस्तीफों के फैसले तो अभी वैसे ही पीछे हटे हुए। तो यार इन्होंने देने ही कोई नहीं। जब ये जमा कराएंगे ना तो मैं देखता हूं कौन कौन स्पीकर के सामने आकर कहेगा जी मैंने इस्तीफा दिया है। ये देख अपना नजारा देख ले क्या होता है इनके साथ। निशात खान डाह साहब, आप अभी नून में हैं तो फिर मरियम नवाज साहिबा तो आपकी लीडर हुई ना? सर मेरी बात सुनो, मेरा लीडर शहबाज शरीफ है, मरियम मेरी लीडर नहीं है। पहली बात तो ये है, ये मरियम ने जिस नहज पे पहुंचा दिया ना उनको अल्लाह ही हाफिज है। तो फिर आपके जो लीडर है उन्होंने इस्तीफा नहीं जमा करवाया? खेल रहे हैं जो मुंह में आता कह दी। अच्छा, शहबाज शरीफ ने तो इस्तीफा जमा करा दिया। तो करा दिया ना, मैं तो लीडर शहबाज शरीफ को मानता हूं, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। शहबाज शरीफ मरियम के साथ है कि नहीं? जी जी बोले। देखें आप
बड़े अच्छे एंकर है, मेरी एक बात का आप जवाब दे दें, किसी से लेके दे दो, क्या नवाज शरीफ को गवर्नमेंट ने अंदर भेजा है? नवाज शरीफ खुद, शहबाज शरीफ खुद अपनी जमानत कैंसिल करा के अंदर गया है। ये एक बहुत बड़ा सच है, इसको आप कैसे डिनाई करेंगे? तो अब कोई वजह तो होगी ना। उसकी वजह क्या? यही मरियम नवाज है, भाई से बहुत प्यार करता है, उससे गंवाना नहीं चाहता। मरियम जो मर्जी करती फिर रही है, वो उसकी बात सुनती नहीं है, तो उसने कहा बेहतर है कि मैं सुकून से जेल में रहूं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज साहिबा जो है वो पार्टी सदर बन जाएंगी? तो मैं तो नून दिल छोड़ जाऊंगा। अच्छा, जब तक शहबाज शरीफ साहब सदर हैं आप नहीं छोड़ेंगे, उनके अलावा कोई और हो गया तो यानी आप कह रहे हैं कि मरियम सदर बनी तो आप मुस्लिम लीग नून छोड़ जाएंगे? छोड़ देंगे, ये इस काबिल ही नहीं कि सदर बने। मैं शहबाज शरीफ को लीडर मानता हूं। अच्छा डाहा साहब, चले कर देगी। मैं ये नहीं कहता कि आप किससे अब मिलते हैं किससे नहीं मिलते, ये बता दें कि आपके खम ख्याल मैं कह रहा हूं, कितने लोग पार्टी में ऐसे होंगे जो आपके खम ख्याल हैं जो इस मामले पे आके स्टैंड ले लेंगे? और सर राणा साहब, बड़ी सीधी सी बात है, कोई हम ख्याल नहीं है। हर किसी को अपनी अपनी दर्द है, हर कोई अपना फायदा सोचता है, और इनमें से कोई और हम ख्याल बहुत निकल आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और ये हम ख्याल बहुत निकल आएंगे। ये हर बंदा, चाहे मैं हूं, मैं भी अपना बेहतरी सोचता हूं, हर कोई बंदा अपनी बेहतरी सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। ये किसी का कोई हम ख्याल नहीं। ये तासुब क्यों आ रहा है कि आप कुछ तब्दील से हो गए हैं? माजी की अगर बात की जाए, जो बातें हमारी होती रही, जो सवालात होते रहे, उसमें आप कुछ ना कुछ शहबाज शरीफ साहब के भी खिलाफ थे, पार्टी के भी खिलाफ थे, बयानिए के भी खिलाफ थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हिमायत नजर आ रही है सिवाय मरियम नवाज साहिबा के। शहबाज शरीफ के मैं कहां खिलाफ हूं? आपने कहा मेल मुलाकातों के लिए जाता था, बात करना गवारा नहीं करते थे। ये तो पार्टी के अंदर ये गिले तो होते रहते हैं, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं अब भी कहता हूं 6-6 महीने साल मुलाकात नहीं होती थी, ये इनकी गलती थी, कमजोरी थी, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ का इसके अलावा कोई बात नहीं की। यानी आप वो तो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहिए कि ये गलती है आपकी, गलती बताना चाहिए। आप जब तक मियां शहबाज शरीफ सदर हैं, उनके साथ हैं, जब मरियम नवाज साहिबा सदर बन जाएंगी तो आप पार्टी छोड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया निशात खान डाहा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी पे बात करते हैं। ये निशात की कमिटमेंट है, जिस दिन मरियम सदर बनी मैं छोड़ जाऊंगा। चलें, बहुत शुक्रिया निशात खान डाहा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन का हंगामा है, नाराज अराकीन की ही बात है, अहमियत बढ़ चुकी है कि पलड़ा किस तरफ होगा। अब डाहा साहब ये कह रहे हैं कि अभी तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन राणा साहब क्या रवाबत है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी नाराज अराकीन हैं, दीगर जमातों के भी होंगे जो किसी दूसरी पार्टी की तरफ अब बाकायदा तौर पे मूव कर चुके हैं या भी नहीं किए हुए, तो वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या राय रखते हैं? यासर, आपको एक बड़ी खबर दूं, डाहा साहब ने तो कहा ना जी कि एक तो क्लियर हो गया कि वो वोट नहीं दे रहे मुस्लिम लीग नून को। वो वोट नहीं दे रहे तो इसका मतलब अब मुस्लिम लीग नून का एक नहीं 8 तो वो लोग हैं जो ओपन बिल्कुल सामने हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं 21 लोग वो हैं जिनसे मुख्तलिफ लोगों की रवाबत है। मैं आपको तादाद बता रहा हूँ, 8 और 21 आप ले लें। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर कितनी सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन आ गए हैं, 1.5 माह बाद आपको ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। 1.5 माह भी ज़्यादा है, बल्कि कुछ थोड़ा अर्सा लगेगा, सारा कुछ सामने आ जाएगा। मेरे पास जो एक बड़ी मुसद्दका इतला है कि मुस्लिम लीग नून ने जो मकामी क़यादत, इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को एक रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा जनाब कि अगर हम पंजाब से सिर्फ 3 नशिस्तों के लिए कोशिश करें और भरपूर कोशिश करें, भरपूर, तो फिर जाकर हमें कुछ मेहनत करके कुछ हासिल हो सकता है। और यह भी उन्होंने कहा है कि 3 भी नशिस्तें बहुत मुश्किल से हैं। सही। और मैं आपको यह बता दूं कि पंजाब में इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा बुर्ज उल्टेगा। ये जो 3 नाम आपने लिए हैं ना, 3 के बाद सेकंड ऑप्शन वाले नाम भी मौजूद हैं, थर्ड ऑप्शन वाले नाम भी मौजूद है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो 3 नाम है उनमें से एक बड़ा बुर्ज उल्टेगा और वो लाहौर से तल्लक रखता है, वो इलेक्शन हारेगा। उसके बाद
और पहली बार सेनेट के लिए वो नामजद? बिल्कुल पहली बार सेनेट के लिए नामजद है और वो इलेक्शन हारेगा। मैं आपको बिल्कुल ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ग्रुपिंग की वजह से आपको ये लग रहा है? नहीं, खाली ग्रुपिंग नहीं है, खाली ग्रुपिंग नहीं है। इन तीनों नामजदगियों में से बताएं शहबाज शरीफ का कौन है? इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसमें शहबाज शरीफ का कौन है? भाई पिछली दफा मियां नवाज शरीफ का हिमायत याफ्ता था ज़ुबैर गुल। ज़ुबैर गुल का इलेक्शन हारना कहा जा रहा था, मियां नवाज शरीफ इलेक्शन हारे हैं। और आप इस दफा हो क्या रहा है, आप भतीजी जो है चचा से बदला लेने जा रही है। मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। भतीजी जो है वो कह रही है मैं चचा से बदला लूंगी। एक शख्स जो चचा से मिला, जिसकी 2 ख्वाजगान में फिर आपस में आपको पता तलखी भी हुई, तो उनका कहना है कि आधा ये उधर है आधा ये इधर है, लेकिन मैं इनसे बदला ऐसा लूंगी कि ये इसकी तकलीफ जाके शहबाज शरीफ को पहुंचेगी। तो वो शहबाज शरीफ साहब के नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वो ये सारे फैसले नवाज शरीफ के हुए हैं। जो शहबाज शरीफ का एक फैसला आया है वो हारेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि हारेगा। और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीतने के लिए नहीं, भतीजी चचा से बदला लेने के लिए अपना असर वसूख इस्तेमाल करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 4 टीमें बनाई गई हैं, ये टीमें बनती हैं यासर, आपको एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, डिवीज़न वाइज तकसीम किया जाता है कि इस डिवीज़न के लोग इस उम्मीदवार को वोट देंगे, इस डिवीज़न के लोग इस उम्मीदवार को वोट देंगे, ताकि उनके उम्मीदवार की जो वोट है वो उस हिसाब से इनका बनाया जाए। तो अभी तक वही फैसला नहीं हो सका, इनकी आपस की नाराजगियां खत्म नहीं हो रही। यानी आपसी ताल्लुक में खराबी की जो सूरत हाल है वो असरअंदाज होगी सेनेट इलेक्शन पर भी और नताइज पर भी। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोदी सरकार की, जो किसान सिखों की तहरीक के आगे उनके मुतालिबात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके बदले में उन पर जुल्म सितम ढाने को तैयार है। फिर से कोई वाकया हो सकता है जो गुज़श्ता माजी में किसी शहर में हुआ था जहां पर इंसानों की नस्ल कुशी भी की गई थी। तो क्या अब फिर से ऐसी कोई साजिश बुनी जा रही है? ताने बाने क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, मोदी सरकार ने किसानों की तहरीक से निपटने के लिए अब प्लानिंग क्या की है? देखिए, ये एक लेटर है, एक ऐसा खाता जो बीजेपी, जो इनके हुक्मरान जमात है, उनकी तरफ से लिखा जाता है। वो लेटर हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, ये एक्सक्लूसिव हमने हासिल किया। ये लेटर जो है, ये लेटर लिखने, इस लेटर में लिखा गया जा रहा है, इस लेटर में ये वाज़ेह तौर पे लिखा जा रहा है कि जिसमें तमाम इनके अपने मेंबरान्स को कहा जा रहा है, आरएसएस के हुंडों को कहा जा रहा है, इनको ये हदायत दी जा रही है और ये वॉइस मैसेज भी इनको दिया गया कि जनाब 26 जनवरी को जब सिख दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे तो इनकी जमात के लोग मुसल्ला होंगे, आरएसएस के हुंडे मुसल्ला होंगे, ये पुलिस की मौजूदगी में उन्हें रोकेंगे, उन्हें मारेंगे, उनका कत्लेआम करेंगे, जलियांवाला बाग वाला सिलसिला शुरू किया जाएगा। उनको जिस तरह मर्जी ये तशद्दुद करे, पुलिस इनको नहीं रोकेगी, पुलिस इनको सिक्योरिटी देगी। ये खत में लिखा हुआ है। ये वो लेटर है जो इनके जुम्मेदारान को गया है। ये वो लेटर है जिसकी कॉपी मुख्तलिफ सरकारी महकमों में भेजी गई है। जब ये लेटर सामने आता है, जब इनके वॉइस मैसेज सामने आते हैं, तो फिर सिख बरादरी जो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है, जो हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ हो, अमृतसर हो, लुधियाना हो, तो जहाँ जहाँ से भी आए हैं, तो उन तक ये इतला पहुँच चुकी है। इस लेटर की कॉपी हमारी स्क्रीन पे मौजूद है और इसमें यही हिंदी में लिखा हुआ है और ये हदायत की गई है आरएसएस के गुंडों को, ये हदायत की गई है इनकी अपनी जो जमात है उनके लोगों को कि आप लोग दिल्ली के सरहद पर या दिल्ली का आगाज पर, दिल्ली के अंदर हर जगह मौजूद होंगे। आप ओपन असला लेकर निकलेंगे, खंजर लेकर निकलेंगे, तलवार लेकर निकलेंगे, डंडे लेकर निकलेंगे, पेट्रोल बम आपके पास होंगे। जब सिख अंदर दाखिल होने की कोशिश करें तो उन पर हमला करें, उन्हें मारें। क्या निकलेंगे उससे? नताइज खौफनाक। देखें, नरेंद्र मोदी तो फैसला कर चुका है कि हिंदू के अलावा कोई नहीं रह सकता वहां पे। सिख मरेंगे, सिख बड़ी तादाद में मरेंगे, एक एफआईआर दर्ज हो जाएगी बड़ी बामुश्किल। उसके बाद वही होगा जो सानिया तेजगम के साथ हुआ था, या जो सानिया उन लोगों के साथ हुआ था जिनको जला दिया गया था, जिनको मार दिया गया था, जिनको अगवा कर लिया गया था। कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन कत्ल गारत होगी 26 जनवरी, बड़ा अहम दिन है, ज़हन में रखिएगा। 26 जनवरी जो है वो भारत के लिए भी बड़ा अहम दिन है, सिखों के लिए भी बड़ा अहम दिन है। यानी सानहा समझौता एक्सप्रेस को दोबारा दोहराया जाएगा, जलियांवाला को दोबारा दोहराया जाएगा, और नतीजा उसका यही होगा कि तमाम फैसले अदालतों से भी हिंदुओं के हक में हो जाएंगे, लेकिन सेकुलरिज्म का लिबादा जो ओढ़ के दुनिया को पैगाम दिया गया उसका पर्दा चाक जरूर होगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।